नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको लेकर चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमारे कैबिनेट मंत्री खजानदास जी भी हैं, जो पार्टी और सरकार दोनों के बीच में समन्वय के लिए लगातार आप सबके साथ संपर्क में रहते हैं। और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी, जो कार्यालय में पूर्णकालिक की तरह यहाँ पर रहते हैं, श्री अनिल गोयल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे श्री निधि जी और हमारी बहन जो है प्रवक्ता जी और सभी उपस्थित साथी। चूँकि ये विशेष अवसर है, और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ, और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया, और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है, उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं। और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत पतली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी। और 2014 के बाद एक पारदर्शी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देश को मिला, और देश के वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, हर क्षेत्र में कीर्तिमान बढ़ते चले गए। और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सुरक्षित और विश्व में आज सम्मानित राष्ट्र बन चुका है। उससे पहले के समय में, कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी, कागजों पर बनती थी, और वो पूरी भी नहीं होती थी। आज मोदी सरकार में योजनाएं बनती भी हैं और धरातल पर उतरती भी हैं। पहले के समय में योजनाएं शुरू होती थी, शिलान्यास होते थे, लेकिन उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती थी इंतजार करते करते कि इसका लोकार्पण कब होगा। योजनाएं बीच में ही अटक जाती थी, भटक जाती थी। और मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक, देश की आजादी के बाद, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए। बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब
लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ की उपस्थित रहे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हर महत्वपूर्ण स्तर पर सतर्कता भी बढ़ा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन स्तर पर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी नेता मनवीर चौहान के अनुसार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया दौरे के बाद विधानसभा चुनाव के लिए विस्तृत रणनीति तैयार कर ली गई है। इसके तहत प्रदेश और जिला स्तर की कोर समितियों की बैठकें, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह तैयार रहने का प्रयास कर रही है। पीलीभीत से एक बस आई हुई थी, पीलीभीत से खीरी को, और रास्ते पे बस चलते समय ऊपर से बिजली का तार जो है वो थोड़ा नीचा था, उसकी वजह से बस उसमें टच हो गई, उसमें बिजली का करंट उतर गया, जिससे बस में जो यात्री थे उसमें कुछ यात्री झुलस गए, जिनको उपचार के लिए रॉयल अस्पताल भेजा गया है। उनका वहाँ पे उपचार चल रहा है। अभी वहाँ पे 4 लोगों को भेजा गया था रॉयल अस्पताल, जिसमें से 1 कैजुअलिटी है, 3 का उपचार चल रहा है। कितने लोग सवार थे बस में, कुछ है जानकारी? स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग 40 लोग सवार थे। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? इसमें जांच की जाएगी, जो भी इसमें विक्टिम हैं उनके द्वारा तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के उत्तराखंड 3 दिवसीय दौरे के बाद कुछ पार्टी स्तर पर 2027 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है। इसमें चाहे हम विधानसभा की कोर समिति की बैठक हों, चाहे जिले की कोर समिति की बैठकें हों, या मोर्चे प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हों, या जिले की मासिक बैठकें हों, या मंडलों में मासिक बैठकें हों, ये नई तरह की बैठकों का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इनकी बैठकें समय समय पर होती रहेंगी। और कुल मिलाकर के 2027 के चुनाव में हर कार्यकर्ता और हर वरिष्ठ कार्यकर्ता जुटे, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। अब खबर रुद्रप्रयाग से। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के आधार पर प्रशासन फैसले लेता है। यदि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया जाता है या ऐसी संभावना होती है तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराया जाता है और मौसम साफ होने पर यात्रा फिर से शुरू कर दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि डीएम ने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।
हमारे पास आपदा विभाग और मौसम विभाग से अलर्ट आते हैं और अलर्ट की कंडीशन के आधार पर कि यदि रेड अलर्ट है तो आने वाले समय में यदि रेड अलर्ट घोषित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनको रोक दिया जाता है सुरक्षित स्थानों पर, और जैसे ही मौसम सामान्य होने लगता है यात्रा को प्रारंभ कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही रूटीन प्रक्रिया है और इससे हमारी यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चलती है और कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो हमारे जनपद में भी सुरक्षित स्थानों पर रोकी जाती है और जनपद के बाहर जो हमारे रूट है चाहे वो श्रीनगर हो वहाँ पर भी जो हमारा नोडल कार्यालय है चारधाम यात्रा का जो ऑफिस है वहाँ से भी मैसेज सभी को सर्कुलेट किया जाता है और वहाँ से कंट्रोल रूम से सभी को अलर्ट करके लोगों को रोका जाता है और फिर उसी के अनुरूप लोगों को छोड़ा भी जाता है। हमारे पास आपदा विभाग बंगलौर नगर पालिका परिषद की पुरानी बिल्डिंग में लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें लोगों की जन समस्याएं सुनी गई। हालांकि कई विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मौके पर उपस्थित न होने से आयोग के उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस गौड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सभी विभागों को साथ लेकर चल रही है। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अधिकारी, कुछ विभागीय अधिकारी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। मैं आपको बता दें कि लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। कार्यक्रम में कई लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही कई जन समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 11 और 12 जून को मानसून पूर्व तैयारियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राहत बचाव संसाधनों और विभागीय समन्वय की लगातार समीक्षा की जा रही है। विभाग ने कहा कि सभी तैयारियों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। लगातार जोर दे रहे हैं। काफी दिन से हमारी मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी सर ने, एक मीटिंग माननीय मंत्री जी ने, एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 3 बार लगातार मीटिंग करके डिटेल में लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है हमारे यहाँ से। उसी के क्रम में आज 2 दिन का हमारा एक मानसून का कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम जितने लोग हैं, लगभग 80 लोग यहाँ पे हमारे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और लगभग 150 लोग ऑनलाइन हैं। इनके लोगों को हम बता रहे हैं कि मानसून के दौरान किस प्रकार से तैयारियां करनी है, किस प्रकार से अपने आप को इक्विप्ड करना है। ट्रेनिंग पे जोर दिया है, रेस्क्यू रिलीफ पे जोर दिया है, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन पे जोर दिया है, राहत वितरण पे जोर दिया है, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल रखनी है, बिजली पानी की कोई इंटरप्शन होता है उसको ठीक करना है, किस प्रकार से हमें सामग्री की एडवांस में वहाँ व्यवस्था भंडारण कर लेना है, किस प्रकार से हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाने हैं, किस प्रकार से हमको जो हमारे कीवार्टी तैयार करनी है, किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देनी है, उपकरणों की व्यवस्था कैसे करनी है। एक एक पहलू पे लैंडस्लाइड या जल भराव का अनुमान कैसे लगाना है, जो सूचना मिलती है उसका डिसमिनेट कैसे करना है, कैसे पब्लिक तक पहुंचे, उस पर जोर दिया है। उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना। बढ़ते अगली खबर की ओर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 4-5 स्टेशनों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 13 जून से पश्चिमी जिलों में गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तरी पर्वतीय जिलों में कई जगह मध्यम बारिश, अन्य पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 14 जून को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 15 से 16 जून को केवल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं 13 जून को बारिश अधिक रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के चलते ऑरेंज अलर्ट, जबकि 13 से 15 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र देहरादून से देखिए, पिछले 24 घंटे में भी जो है हमको जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है, काफी स्थानों पे जो है हमको हैवी रेनफॉल भी 4-5 स्टेशन पे प्राप्त हुआ है और अधिकांश स्थानों में प्रदेश में रेनफॉल प्राप्त हुई है, जैसा कि पूर्वानुमान था। तो आज 12 तारीख हो गई है। अभी जो है आगे आने वाले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे के लिए भी हमारा जो पूर्वानुमान है कि अभी प्रदेश में अनेक स्थानों से अधिकांश स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद कल थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा और ईस्टर्ली भी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो पर्वतीय जनपदों में जो ऊपर के नॉर्थ के हमारे पर्वतीय जनपद है, उसमें हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक स्थानों पे संभावित है और बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। मैदानी इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं अनुमानित है। उसके बाद 14 तारीख में जो है कहीं कहीं पे ही हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगा रहे हैं अभी। और जो है हमारे मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है वो हो सकता है। 15-16 तारीख में हम पर्वतीय क्षेत्रों में ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कुछ स्थानों से लेकर के कहीं कहीं पे। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप के कारण मंगलौर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अस्पताल की ओपीडी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों के उपचार के लिए भीषण गर्मी में लोग आ भी रहे हैं, डिहाइड्रेशन के साथ में मोस्टली आते हैं, लूज मोशन के साथ में आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। एंड साथ में एडवाइस ये कि गर्मी जिस प्रकार से चल रही है तो लोग बचाव करें, धूप पे ना निकलें, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिए। मेन है पानी का, डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी होती है और उसके वजह से लोगों की तबीयत खराब होती है। और साफ सुथरा खाना खाएं, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। और भी कोई मर्ज ऐसा है जो जिसके मरीज आपके पास है? नहीं, नॉर्मल तो जो चल रहा है वही है, लेकिन अभी क्योंकि गर्मी का सीजन है तो डिहाइड्रेशन वाले केस तो आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज और हाई परफॉर्मेंस शूटर कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे, जहां स्टेट सर्जरी के बाद उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन अचानक उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा ने 2012 से कोचिंग में कदम रखा और देश को कई बेहतरीन पिस्टल शूटर दिए। उनका सबसे बड़ा योगदान डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को तराशना था, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचा था। वर्तमान में वे भारत के 25 मीटर पिस्टल टीम के कोच भी थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीखेत में 6 दिवसीय कालू सैयद बाबा के उर्स का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मुख्य कार्यक्रम के तहत देर शाम कव्वाली के साथ बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई गई। इस अवसर पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। चादर उर्स प्रबंधक मोहम्मद मोहसिन के निवास से कव्वाली के साथ मजार तक लाई गई। उर्स के दौरान मेले का भी आयोजन हुआ। यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है, जहां सभी समुदाय के लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आ रहा हूँ बाबा
रानीखेत में एक अपना प्रसिद्ध स्थान है उनका। और कालू सैद बाबा की मज़ार पे हर वर्ष उर्स होता है, जिसमें आसपास के गाँव के लोग, रानीखेत शहर के लोग भाग लेते हैं और चादर चढ़ाई जाती है। देश की और प्रदेश की और इलाके की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाती हैं और कालू सैद बाबा का आशीर्वाद मिलता है। इलाके में शांति है, कभी रानीखेत में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और ये हमारी झूला देवी माँ की सामने दूनागिरी माँ बैठी और यहाँ कालू सैद बाबा हैं। इन सब की कृपा है रानीखेत में और ये आगे भी बनी रही, इसीलिए दुआएं मांगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैंची धाम में 15 जून को होने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद है। कैंची धाम ट्रस्ट के मैनेजर प्रदीप शाह ने बताया कि आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं परंपराओं के अनुरूप की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और आवागमन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन और ट्रस्ट मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मेले को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर वर्ष की भांति श्री मां महाराज की कृपा से ये आयोजन बहुत भव्य और बृहद होते हुए जा रहा है। तैयारियां तो जो होती है अपनी हर साल की, जैसे जो परंपरा चली आ रही है उसी हिसाब से चलेंगी और चलती आ रही है। 12 तारीख से जैसे हमारा ये प्रसाद बनना शुरू होता है और 1 महीने की यहाँ पे हनुमान चालीसा चल रही है 15 मई से, तो ये 12 मई को इसका समापन होगा। 12 मई से रामायण शुरू हो जाएगी, 12 जून से फिर हमारी ये रामायण शुरू हो जाएगी। तो 13 को समापन, 14 को हवन और 15 को ये प्रसाद वितरण वर्षों की भांति जो श्री मां महाराज द्वारा ये चला आ रहा है, ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो ये हर बार ये पूछा जाता है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण है ही नहीं और न कभी महाराज जी ने और माँ ने इसको बढ़ाया कि कितना बनना है, क्या बनना है। ये तो जिस सरकार की व्यवस्था होती है और अनुमान लगाया जाता है कि हर साल बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारी चलती जाती है ताकि प्रसाद हर एक को मिले। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।